नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सुनील कुमार है। तो हमारे जो पॉलिटी के नोट्स की जो सीरीज़ चल रही है, आज इसका सेकंड पार्ट है। मैंने इसका पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जहां 1773 से लेकर 1947 तक जो भारत शासन अधिनियम है वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए। आज का हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषता, पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित नजरियों का समुच्चय होता है, जिसमें कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। विशेषता, हमारी संविधान सभा की व्यवस्था क्या है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान है। संघ के साथ साथ राज्यों के लिए भी संविधान का निर्माण किया गया है। केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में विस्तृत प्रावधान है। भौगोलिक कारक हैं। भारत सरकार एक्ट 1935 का प्रभाव। विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान। भारतीय संविधान सभा में विशेषताओं का प्रभुत्व। वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। हमारे संविधान को किन किन स्रोतों से लिया गया है? भारत सरकार एक्ट 1935, न्यायपालिका और आपातकालीन 2 उपबंध लिए गए। ब्रिटिश संविधान से संसदीय सरकार। आयरिश संविधान से DPSP। कर्नाटक से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। USSR से मौलिक कर्तव्य। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। संविधान के अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत से और साधारण बहुमत से बुनियादी प्रशासन में एकरूपता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली और सिविल और आपराधिक कानूनों में एकरूपता। अखिल भारतीय सेवा, वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान में व्यापक और जटिल कानूनी ढांचे के कारण किया जाता है। सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान। विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, इसमें ST SC OBC उदाहरण एग्जाम्पल के लिए आरक्षण। एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली। संघीय विशेषता, द्वैध शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, न्यायपालिका। संघीय विशेषता की स्वतंत्र न्यायपालिका, द्वैध शासन प्रणाली, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान। एकात्मकता में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं और एकल नागरिकता और एकल संविधान। यार हमारा संविधान एकात्मकता है, साथ ही संघात्मक है। संघात्मक में हमारा संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, जैसी व्यवस्था एकात्मक संविधान में मिलती हैं, संघात्मक संविधान में मिलती हैं। एकात्मक संविधान में एकल नागरिकता, एकल संविधान, न्यायपालिका, ऐसी सुविधाएं हैं जो एकात्मक संविधान में मिलती हैं। तो हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक का दोनों मिला जुला रूप है। संसदीय प्रणाली की विशेषता। जो संसदीय प्रणाली की होती है ना, उसकी क्या विशेषताएं? तो नाम मात्र की और वास्तविक कार्यकारी अधिकारियों की उपस्थिति, बहुमत दल का शासन, सामूहिक जिम्मेदारी, विधायिका एवं मंत्रियों की सदस्यता, PM या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, लोकसभा और विधानसभा का विघटन, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। मौलिक अधिकार भाग 3 में 6 DPSP की भाग 4 में 3 श्रेणियों में समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बुद्धिजीवी। हमारे जो नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता है, 3 श्रेणियों में हम उनको देख सकते हैं। एक तो समाजवादी में
अनुच्छेद 39 A और B समाजवादी के परिप्रेक्ष्य में गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 भाग 4A 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकायों की कल्पना, निर्वाचन आयोग, कैग और यूपीएससी ये स्वतंत्र निकाय हैं। आपातकालीन प्रावधान क्या हैं? तो आपातकालीन प्रावधान राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, तब हम 356 का उपयोग करेंगे। वित्तीय आपातकाल के लिए वित्तीय आपातकाल के लिए 360, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 352। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय सरकार केंद्र और राज्य और पंचायत नगर में बांटा गया। 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का सारांश, जो हरि प्रेमल उसमें भारतीय संविधान का सारांश है। इसमें बताया गया है संपूर्ण भोक्त संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य। भारतीय संविधान का महत्व, हमारे जो संविधान है इसका क्या महत्व है? विधि का शासन बनाने के लिए, अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए, सरकार की संरचना को निर्धारित करने में, लोकतांत्रिक सिद्धांत, स्थिरता और निरंतरता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, अनुकूलनशीलता के समय साथ परिवर्तन जैसे एग्जाम्पल के लिए, निजता का अधिकार, कानूनी ढांचा, प्रशासनिक आदि के लिए। संवैधानिक नैतिकता क्या है? संवैधानिक नैतिकता सामाजिक परिदृश्य का निर्माण है जो प्रत्येक नागरिक के पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित व प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। एक जो सामाजिक नैतिकता से क्वेश्चन भी आया था, जो PSIR का ऑप्शनल है उसमें आया था, उसमें न्यायपालिका से पूछा गया था। तो इससे भी, और ये एथिक्स फोरम में भी आप पढ़ते होंगे, नैतिकता, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि वाले जो पढ़ते हैं, तो वो संवैधानिक नैतिकता तो हमारे संविधान में क्या नैतिकता का प्रावधान है। सामाजिक परिदृश्य में निर्माण जो प्रत्येक नागरिक के पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित व प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। भाग स्वतंत्रता, समानता, अन्याय, बंधुत्व आदि। नाज फाउंडेशन बाद धारा 377 को समलैंगिकता को कानूनी आधार दिया गया। सबरीमाला विवाद, मंदिर में प्रवेश पर महिलाओं का समानता का अधिकार, रूढ़िवादिता का प्रहार। भारतीय संविधान की गतिशील प्रकृति, CGI चंद्रचूड़ कोई भी पीढ़ी इसकी व्याख्या पर एक अधिकार दावा नहीं कर सकती। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, क्या संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसकी व्याख्या बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स भी साथ ही साथ हमने इसमें ऐड किए। अविचार को वैध बनाना, गर्भपात का अधिकार, प्रशासन में संवैधानिक अनुकूलन की क्या भूमिका है। प्रगतिशील सुधार हेतु समर्थन, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और राजनीतिक क्षेत्र में, डेटा संरक्षण के क्षेत्र में, सामाजिक मांगों के अनुरूप सुधार, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलना, जैसे एग्जाम्पल के लिए डिजिटल युग, निजता का अधिकार, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, रूढ़िवादिता को समाप्त करना, 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध। ये साथ साथ एग्जाम्पल भी याद कर लेना जब भी आप मेंस के आंसर राइटिंग करें, तो वहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने के लिए काम आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बताना कि हमारे नोट्स कितने आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। चलिए, अनुकूलशीलता के समय के साथ बदलाव, नई वास्तविकताओं का समावेशन, नए सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण तथा विविधिक संदर्भों को शामिल करने की प्रेरणा मिलती है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। एक क्वेश्चन है, वो भारतीय संविधान में अनम्यता और कठोरता के बीच संतुलन तथा समकालीन सामाजिक मुद्दों के निराकरण एवं उसके महत्व को परिरीक्षण कीजिए। आप इस पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं कि हमारा संविधान नम्यता और कठोरता के बीच क्या संतुलन है। देखिए, आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। पहले हमारे संविधान के बारे में बताएंगे कि हमारा संविधान लिखित है, और दूसरे संविधान के बारे में बताएंगे ये अलिखित होते हैं। ये अलिखित और लिखित संविधान के बीच आप अंतर करके करेंगे। फिर उसके बाद कि अनम्यता क्या है, सुनम्यता क्या है। ये सुनम्यता के लिए श्रीलंका का संविधान देख सकते हैं। अनम्यता के लिए यूएसए का संविधान देख सकते हैं, क्योंकि ये कठोर है, ये सरल आसानी से बदलाव कर सकते हैं। पर हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दोनों का मिश्रण रूप लिया, सुनम्य और अनम्य दोनों का मिश्रित रूप करके उसे संविधान में जगह बनाई। फिर उस पर संतुलन कायम करने और सामाजिक मुद्दों के निराकरण के लिए इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। फिर यहाँ से आप इसका भी आंसर लिखेंगे। सामाजिक मुद्दे पर कौन सी है, जैसे आपने पढ़ा हुआ सामाजिक मुद्दे नाज फाउंडेशन समलैंगिकता वाला, और उसमें इसके बीच क्या कठोरता है, क्या इसमें संतुलन किया जा सकता है। तो हाँ, इसमें संतुलन किया जा सकता है। जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको भी सबरीमाला वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं उसमें। यानी इसमें आप अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जो आपके लिए दिया गया कंटेंट में से आप पूरा कर सकते हो। चलिए, प्रस्तावना। अब हमारा नया टॉपिक आएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक अनुच्छेद प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1940। क्या आप मुझे बता सकते हैं 13 दिसंबर 1940 को कौन सी बैठक थी? कौन सी बैठक में यह संविधान की प्रस्तावना के बारे में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? कमेंट में ज़रूर बताना कौन सी बैठक थी, फर्स्ट थी या थर्ड थी या फोर्थ थी या 5 थी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत के संविधान को किन आदर्शों के अनुरूप विकसित होना चाहिए? इसका क्या महत्व है? संविधान का क्या महत्व है, यानी जो प्रस्तावना उसका क्या महत्व है? कानूनों की वैधानिकता व्याख्या के लिए संविधान के निर्माता के मस्तिष्क की कुंजी थी। संविधान का दर्शन था, जो प्रियम्बल थी संविधान का क्या थी? दर्शन। इसका ये महत्व के रूप में भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंजी थी। भारतीय संविधान का सारांश कानूनों की वैधता के लिए व्याख्या के लिए, ये तो आपने मैंने कर दिया, पढ़ा दिया। चलिए आगे इसका महत्व देख लिए। प्रस्तावना में जो शब्द है उसका देख लें। जैसे प्रस्तावना में यहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व भारत की जनता में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाना है, यहाँ तक आ जाएगा। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण करते हैं ये। फिर उसके बाद न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में स्वतंत्रता के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समता के लिए प्रतिष्ठा और अवसर, बंधुता के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता,
42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के ये शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। आप कमेंट में ये बताइए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने शब्द जोड़े, 4 जोड़े गए या 3 जोड़े गए? सामान्य रूप से या सैद्धांतिक रूप से? देखिए, एक सामान्य रूप से अगर देखें तो सामान्य रूप से युवा जोड़ा गया, और सैद्धांतिक रूप से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसलिए तो बोलते हैं ना, सामाजिक पंथ निरपेक्षता व अखंडता, तो वह भी जोड़ा गया। टोटल 4 शब्द जोड़े गए थे उसमें। आपने 3 पढ़े, 3 भी मानते हैं, 4 भी है, तो वह भी तो एक आपस में ही अपने आप में शब्द ही है, जिसमें एंड बोलते हैं, एंड। चलिए आप बताना इसमें कमेंट में 3 है कि 4 है। बेरुवाड़ी विवाद 1960, सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर दूसरा मामला आया केशवानंद भारती विवाद का 1973 का, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग है, अनुच्छेद की भांति शक्तिशाली है या न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। क्यों है या ना तो नहीं। संसद को किसी तरह की शक्ति प्रदान करती है, ना ही संसद की शक्तियों पर अंकुश लगाती। जो हमारी प्रस्तावना है, ना तो कोई किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करती है, ना ही किसी संसदीय शक्ति को पर अंकुश लगाती। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसका निर्णय दिया कि संविधान की व्याख्या के लिए प्रस्तावना को आधार बना सकते हैं। फिर आ गया दूसरा केस, आया था LIC ऑफ इंडिया बनाम संघवाद 1995। पुनः फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। अगर शब्दों का अर्थ देखें, संप्रभुता और प्रभुत्व संपन्न का, इसका अर्थ क्या है जो हमारी प्रस्तावना में है? संप्रभुत्व राष्ट्र से तात्पर्य है कि कोई भी देश पूरी तरह से स्वतंत्र, जो किसी भी प्रकार के किसी अन्य राष्ट्र या बाह्य सत्ता से निर्देशित नहीं करता हो, अर्थात जो राष्ट्र अपने आप में निर्णय स्वतंत्र लेता हो, वही तो संप्रभु है। अगर यद्यपि वर्तमान में भी हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय को मानते हैं तथा अन्य देशों के राजनीतिक दबाव भी हमारे ऊपर होता है, लेकिन इससे हमारी संप्रभुता सीमित नहीं होती है, क्योंकि इन संगठनों की सदस्यता हमने स्वेच्छता से ले रखी है और हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। अगर हम किसी संगठन के सदस्य हैं तो हमने ये कोई दबाव में ये संगठन ज्वाइन नहीं करे, हम अपनी स्वेच्छा से ये संगठन को ज्वाइन किया है और चाहे तो उनसे हट सकते हैं। तो ये संप्रभुता के बारे में। और इसी यहाँ समाजवाद, हमारा समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है, यानी जो पश्चिम का जो समाजवाद है उससे भिन्न है भारतीय समाजवाद। जो पश्चिम के जो पूंजीवादी की तरह उनका समाजवाद है, और यहाँ का भारतीय समाजवाद है, जिसमें हमें कोई भारतीय विचारधारा, समाजवाद कोई विचारधारा नहीं है। समाजवाद यहाँ सैद्धांतिक रूप से लिया गया भारत में। यह लोकतांत्रिक समाजवाद है, हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है, यह संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है, अर्थात योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण की बात करता है। लोकतांत्रिक आंदोलन से बदलाव लाने की बात करता है, यह निजी संपत्ति को मान्यता देता है, यह संसाधनों के संकेंद्रण का विरोध करता है। सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूरी होनी चाहिए, गरीबों को और वंचितों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। ये हमारा समाजवाद है। अब आइए पंथ निरपेक्ष। प्रेमबल में जो पंथ निरपेक्ष, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराया है। सभी लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पंथ निरपेक्षता
पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता से अलग है। उदय भिन्न परिस्थितियों में पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व प्रबोधन के कारण अस्तित्व में आई, जबकि भारत में बहुत धार्मिक और बहुत सांस्कृतिकवाद के कारण, समाज के कारण अपनाना पड़ा। यहाँ जो पश्चिम में जो पंथ निरपेक्षता है वो वहाँ पुनर्जागरण के कारण, जहाँ चर्च का और पादरियों का वहाँ ज़्यादा बोलबाला था, तो वो उस कारण उन्होंने धर्म को अपनाया। क्योंकि भारत में ऐसा नहीं था, भारत में तो बहुत सांस्कृतिक और बहुत जातिवाद धार्मिक था, इसीलिए हमें समाज के कारण उसको अपनाना पड़ा पंथ निरपेक्षता को। भारत में पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य धर्म राजनीति से पृथक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सर्वधर्म समभाव, आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप। इस प्रकार उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं कि समरी वाला विवाद में, ट्रिपल तलाक में कोर्ट ने निर्णय दिए हैं, जो धर्म जैसे मुद्दे पर भी निर्णय की बात करी। राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है, धार्मिक पहचान को मान्यता देता है, इस आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा भी देता है, धार्मिक कार्यों का समायोजन भी करवाता है, धार्मिक संस्थाओं का संचालन भी करता है, धार्मिक कार्यों के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराता है, सभी धर्मों के लिए अलग अलग। ये हो गई धर्मनिरपेक्षता। नागरिक संहिता है। और पंथ क्या है? ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग को पंथ कहते हैं। एक प्रवर्तक, एक पुस्तक, पूजा की एक पद्धति, एक पवित्र स्थान, इसे पंथ बोलते हैं। किसी का पंथ अलग है, उसे कोई मोक्ष के रूप में ले रहा है, कोई इसे निवारण के रूप में ले रहा है। मार्ग एक है, आप भले किसी भी धर्म के सहारे उसको ले सकते हैं। उसमें क्या आप किसी भी धर्म से हो, आपके सबके अलग अलग पंथ हैं, कोई एक पंथ का नहीं है। चलिए, भारत इस पर कभी गौर नहीं कर सकेगा कि उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म वास्तव में एक मानवीय मूल्य है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। भारतीय शब्द गीता में कर्तव्य पालन। धर्म 10 लक्षण क्या है? धर्म, क्षमा, धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी न करना, शुद्धता। ये मनुस्मृति में बताया गया धर्म के बारे में। गणतंत्र, गणराज्य। यदि राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है तो उसे गणतंत्र कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र नहीं है। सामाजिक न्याय। धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, विकलांगता से युक्त भेदभाव रहित वातावरण, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय संसाधनों के केंद्रण नहीं होना चाहिए, सभी को रोजगार उपलब्ध हो, बंधुआ मजदूरी, बेकार प्रथा बंद। राजनीतिक न्याय, सभी लोगों को मतदान, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव, चुनावों में बाहुबल तथा धनबल का उपयोग नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय, सभी लोगों को मतदान व चुनाव लड़ने का अधिकार, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रणाली, चुनावों में बाहुबल और धनबल का उपयोग नहीं होना चाहिए। चुनावों में जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों का उपयोग न हो। समता का अधिकार, एक राजनीतिक विचारधारा, फ्रांस की क्रांति का विचार। समता न्याय की बात करता है, अधिकारों की बात करता है। आरक्षण इस घटना का उदाहरण है। समानता से भिन्न है। अब इसका एक क्वेश्चन है, ये आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस का क्या सीख सकता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, या उस पर आप आराम से राइटिंग कर सकते हैं कि
जो धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है? 2018 में आया है। उद्देश्य का प्रस्ताव के शब्द में गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विश्लेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं? आप इस पर क्या लिख सकते हैं? आप इस पर आंसर राइटिंग करेंगे धर्मनिरपेक्षता पर। इसके बारे में आप जब धर्मनिरपेक्षता पर अगर आप आंसर राइटिंग करें तो पहले इसके बारे में आपको एक बता देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे करने। देखो, पहले तो धर्मनिरपेक्षता बताइए कि भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है, पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता क्या है। क्योंकि भारत की धर्मनिरपेक्षता बहुत सांस्कृतिक और बहुत जातिवाद के कारण उसे अपनाना पड़ा, जबकि जो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता है ना, पुनर्जागरण के कारण अपनानी पड़ी। भारत की धर्मनिरपेक्षता अलग है और पश्चिम की जो पंचम धर्मनिरपेक्षता है वो अलग है। इससे फ्रांस क्या सीख सकता है? तो इसमें आप उपागम दीजिए कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो इसका उपयोग ऐसे किया जाता है, जो कि फ्रांस में इसका ऐसे उपयोग किया जाता है। ऐसा मतलब आपने जो मैंने ऊपर जो बताया उसके आधार पर आप उस पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सीखे को क्या फ्रांस का सिखा सकते हैं इसको? फ्रांस को सीखना चाहिए कि यहाँ बंधुत्वता का, भाईचारे का, धर्मनिरपेक्षता का को ग्रहण करें। हमारे भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी है और जो DPSP नीति निर्देशक तत्व हैं उनको ग्रहण करें। समाजवाद है जो उनका अलग है। इस बारे में मतलब फ्रांस को ये बात आप बता सकते हैं, इस पर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। चलिए कल हम टॉपिक को यहाँ मूल अधिकार से शुरू करेंगे और अब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।